एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल सेशन। आज हम बात करते हैं आज के सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए उसके रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 में आपको एक आरसी देखने को मिलता है। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है उसमें आपको 2 आरसी देखने को मिलते हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चंस और 30 नंबर ये आरसी हमें देके जाते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करने का एक तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप 15 में से 15 क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट सही करके आओगे एंड अपना जेआरएफ सिलेक्शन जो है वो बहुत आसानी से ले लोगे। तो आपके लिए ऐसे ही बहुत अमेजिंग क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपके लिए जो है सुबह 8:30 बजे सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रयास बैच 2.0, जिसमें हमने लगभग 4 यूनिट्स कवर कर ली हैं एंड हर वीकेंड उसका मॉक टेस्ट भी होता है। तो आप सभी के जो भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ भी मिलती है जेआरएफ एप्लीकेशन से। डेली फ्री टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को गियर अप कर सकते हैं एंड जेआरएफ इंश्योर कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ। ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस क्लास में भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपकी होगी, क्योंकि आप कुछ नई चीज सीखने वाले हो। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका जेआरएफ कहीं नहीं गया, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। ये सभी फीचर्स के साथ जेआरएफ अड्डा आता है। ऑफलाइन सेंटर है जेआरएफ अड्डा का जयपुर में। तो आप सभी जो हैं जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ, अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही। ऑनलाइन में भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यस, इग्निशन बैच इग्निशन 2.0 आपके लिए आ गया है, जिसमें एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। 30% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी लेना चाहते हैं इस बेनिफिट को, तो बिल्कुल आप लोग अवेल कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन की तरफ चलेंगे। सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं और हमेशा से ही आपकी सिलेक्शन के लिए ही मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप आप सभी ने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। हम यहाँ पे पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और पैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि एक कमी जो सबकी रह जाती है वो है टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर मैंने पैसेज वाला क्वेश्चन लिया और मैंने उसमें 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दिए तो मेरा टाइम वहां पे चला जाएगा। मुझे ये मेक श्योर करना है कि 10 से 12 मिनट में मैक्सिमम मेरा एक पैसेज सॉल्व हो जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो आपको 6-7 मिनट में कम से कम जो है 6-7 मिनट तो लगते ही हैं। 10 मिनट तक आपको ट्राई करना है कि आप इसको सॉल्व कर लें। 3 पैसेज है, 30 से 40 मिनट में ये सारे के सारे पैसेज आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अदरवाइज टाइम ज्यादा लगेगा तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे और कभी कभी ज्यादा टाइम की वजह से ये क्वेश्चंस ही छोड़ जाते हो आप, या कोई और क्वेश्चंस तक पहुंच नहीं पाते हो अगर पैसेज पहले शुरू करना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, आप लोग पैसेज पहले करो या पैसेज सबसे लास्ट में करो। मेक श्योर 30 मिनट की विंडो आप लेके चलेंगे एंड हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब जब पैसेज सॉल्व करने की बात आती है तो इस तरीके से आपको एक पैसेज दिखाई देता है, इतना ही छोटा फॉन्ट होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। रीड बिटवीन द लाइन्स आपको करना पड़ता है। जो तरीका है पैसेज को पढ़ने का वो क्या है, सबसे पहले आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखने हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने समझना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिस्ट की बात यहाँ पे कर रखी है, उनके मॉडल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रखी है। साइंटिफिक मॉडल है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देन इसके बाद हमारे पास जो है आगे अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात कर रखी है कि पैसेज के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का कौन सा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने देखना है और आप यहाँ पे देख सकते हो पैसेज वाले क्वेश्चंस में भी आपको मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को अप करते हैं। बट यहीं पे बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। तो कोई भी टाइप का आपके पास आरसी आए, तरीका एक ही रहेगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है ये कौन सा रीजन है एज पर द पैसेज जिससे हमारी इकोनॉमिक मॉडलिंग में क्राइसिस आए थे। तो क्राइसिस का, संकट का यहाँ पे जो कारण है वो आपको बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द पैसेज फॉर
ड्राइविंग मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसीज। मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसीज जो हैं उनको आपने ड्राइव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या रीजन है ये आपको बताना है। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द पैसेज फॉर ड्राइविंग मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसीज, ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको डिफरेंट फिनोमिनास दिए हुए हैं कि इकोनॉमिक क्या डिफाइन करती है, ग्रेट डिप्रेशन की लर्निंग क्या रही थी, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिटफॉल क्या है, और उसका रीजन आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आपने इस क्वेश्चन में मैच करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने है। अब जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने क्या करना है, जो भी कीवर्ड मैंने बताया उस कीवर्ड को आपने नोट डाउन करना है अपनी रफ शीट में। हर कीवर्ड को नोट डाउन करते हुए आपने एक एक पॉइंट लिख लिया एक एक क्वेश्चन में से, जो आपको फाइंड आउट करना है पैसेज में। अब तुरंत आपको ये काम करते ही 1 मिनट लगेगा, पैसेज पे मूव कर जाना है। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में 2 से 3 मिनट, इतना पैसेज है तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगा के आपने इसको रीड करना है। अगर आप इसको अच्छे से पैसेज को रीड नहीं करोगे, आप अब जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप 3 क्वेश्चन सही कर लोगे, 4 क्वेश्चन सही कर लोगे, 5 में से 5 नहीं बन पाएंगे अगर ये हैबिट आपने डेवलप नहीं की। 2 से 3 मिनट लगा के इसको पढ़ो। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पढ़िए। पहले इंग्लिश वालों को टाइम देती हूँ, फिर हिंदी वालों को टाइम दूंगी। इसको सॉल्व करना है पूरा पढ़ के। देखो, फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी सिंस 18th century, economics has fared reasonably well at explaining consumer and producer behavior। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। It explained why buyers choose the product they do, how firms produce them to maximize profit, and how market discovers the most efficient prices. This changed with the Great Depression। अब डिप्रेशन की बात आ गई, जब aggregate variable came into play that needed a better understanding and then an assumption that markets return to equilibrium after shocks। शॉक के बाद मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, उसके अलावा हमें कुछ चीजें समझनी है। Thus came into existence मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आई, इसी का ये कारण रहा। The most dismal aspect of the dismal science, economics has since diversified into quite a fewer other branches such as those employing statistics and psychology, but most of its disrupts originates from its failure to predict financial crisis. Macro by its very nature dealing with GDP, employment, inflation and other important but sporadic matters and parameters in handling, grabbing such government came into play here, as do international relations. Yet more macro eludes the scientific method of testing hypothesis with repeated experiments that one can't conceivably rig an economy to establish the effects of a shock। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें स्टेटमेंट थी एज इट इज, यहाँ पे आ गई। Instead, macroeconomics can only backtest their models against data that may be of questionable provenance. This makes prediction of the next stock market crash forever embarrassingly less exact than the return of Hellis-Com microeconomics. The reputable part of the endeavor suffers from fewer limitation to control parameter experiment and delivers less equivocal insights. The exposition of commerce in the modern world owes itself in no small measure to predicting actions by the smallest economic agents, humans. Here too heroic assumptions are made, the foremost being the human beings are rational and information is free. The crisis in economic modeling arises from aggregating billions of micro truths into one macro truth. Models are improving, so are quantitative capabilities and the qualitative judgments that derive macro policy will become more refined। ये चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। पूरा पैसेज है, इसी को हिंदी में भी लिखा गया है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब हम 1 by 1 क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये 2 से 3 मिनट में जो आपने रीडिंग की है ना, इससे आपको ये आइडिया लग गया कि किस बारे में बात की है, और इतना तो हमारा माइंड वर्क करता है कि हम पढ़ के चीजें समझते हैं। हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बात है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मैक्रो इकोनॉमिस्ट कैन ओनली बैक टेस्ट देयर मॉडल्स अगेंस्ट डेटा दैट मे बी ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोवेरेंस। क्या हमने इस चीज की बात की थी? हमने यहाँ पे पढ़ा था इसको, यस हमने पढ़ा था। इंस्टेड के बाद ये सारी बात जो है वो कर रखी थी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है
ये स्टेटमेंट हमारी साफ साफ बन जाती है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको पैसेज में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इंस्टेड के बाद ये देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन ओनली बैकटेस्ट देयर मॉडल्स अगेंस्ट डेटा दैट में बी ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोवेरेंस। एंड दूसरी स्टेटमेंट में साइंटिफिक मेथड की बात कर रखी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रो इल्यूड्स द साइंटिफिक मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस with repeated experiments one can't conceivably rig an economy to establish the effort of a shock। तो साफ साफ यहाँ पे जो है दोनों बातें बिल्कुल सही तरीके से बता रखी हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है, देख लेते हैं। यस, आंसर इज करेक्ट। तो पूरा पैसेज पढ़ा, मुझे याद आया और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखा। आपने जब वो कीवर्ड्स लिखे होंगे ना तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक करेंगे और उसी पॉइंट पे आपने बस ध्यान रख लेना कि हाँ ये तो सही बात है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? बायर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, बायर बाय करता है, सेलर जो है सेल करता है। तो बायर का बिहेवियर, फर्म का बिहेवियर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यस ये भी होता है। रिटेलर, हमने रिटेलर की तो बात ही नहीं की, इसको हटा दो। मार्केट बिहेवियर टू द मोस्ट एफिशिएंट प्राइसेस, यस पहले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, लोग खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं, मार्केट में एक प्राइस डिसाइड होता है, तो ये भी आ जाएगा। स्टेक होल्डर बिहेवियर टू मैक्सिमाइज वेल्थ, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम क्या करते हैं, हम कंजम्पशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और मार्केट में प्राइसेस डिसाइड होते हैं क्योंकि बायर और सेलर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या यही आंसर है? यस, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द गिवन पैसेज फॉर क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग। इकोनॉमिक मॉडलिंग में क्राइसिस आए थे, उसका कारण क्या रहा था? तो हम यहाँ पे जब पैसेज पढ़ रहे थे तो उसमें देखो, एग्रीगेटिंग बिलियंस ऑफ माइक्रो ट्रुथ्स इनटू वन मैक्रो ट्रुथ, only equalization factor are considered in economic model, economic activities are not sufficient to study the macro environment, human beings behave irrationally। ये तो बिल्कुल ही गलत है, रैशनली बिहेव करते हैं, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे जो है क्राइसिस क्यों आए थे? क्योंकि हमने बहुत सारे जो माइक्रो लेवल्स के फैक्टर्स थे उनको एग्रीगेट करके देखा मैक्रो लेवल में, तो ये एक कारण रहा था जिसकी वजह से हमारे क्राइसिस जो है वो हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पे क्राइसिस का जो कारण है वो ये था कि बहुत छोटे छोटी चीजें, इसको हमने क्या किया, जब एग्रीगेट किया तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, नॉट जस्ट वन फैक्टर, बहुत छोटे छोटे एक दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो, when aggregate variable came into play that needed a better understanding than an assumption that market returned to the equilibrium after shocks, यही बात यहाँ पे कर रखी है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर 1 है। तो यस, आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओनली इक्वलाइजेशन फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, which of the following is the reason as per the passage for driving more effective macro policies। मैक्रो पॉलिसीज हमारी और ज्यादा इफेक्टिव हो रही हैं। अजम्पशन की मार्केट रिटर्न कर जाती है, ये तो गलत अजम्पशन थी, ऐसा नहीं होता है ना। इंप्रूव्ड इकोनॉमिक मॉडल्स आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, यस लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था क्वालिटेटिवली डेटा हमें अच्छे से मिलेगा, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिव जजमेंट्स हम कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। Economics has fared reasonably well during financial crisis, तो नहीं, every small measure is not capable to predict economic outcome। तो यहाँ पे क्या है, ये बात सही है, बट यहाँ पे हम एग्रीगेट करते हैं तो ही हमारा टोटल जो है वो हमें फाइंड करने को मिलता है, देखने को मिलता है कि टोटल एग्रीगेट जो हमने किया छोटे छोटे फैक्टर्स का, तब हमारे पास प्रॉब्लम एक्चुअल हमें समझ में आती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, फिनोमिना दिया है और उसके रीजन दिए हैं। इकोनॉमिक किसको डिफाइन करती है? इकोनॉमिक डिफाइन करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्री, एंड हाउ मार्केट डिस्कवर मोस्ट एफिशिएंट प्राइसेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करती है कि जो बायर है और सेलर है वो खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं,
तो किस प्राइस पे वो खरीदेंगे बेचेंगे, तो कैसे मार्केट एक प्राइस डिस्कवर करती है, ये इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट 2 लाइंस में था। लर्निंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन क्या थी कि यहाँ पे हम जब छोटे छोटे फैक्टर्स को एग्रीगेट करते हैं तब हमें पता लगता है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी का 1। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, ये सारे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, है ना। पेपर में पूछा भी गया था, इकोनॉमिक्स में ही क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट टाइम 2023 में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, याद रखेंगे। पिटफॉल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रैशनल हैं एंड इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। तो दीज आर दी पिटफॉल्स। नुकसान, पिटफॉल्स का मतलब होता है नुकसान, जिसकी वजह से हम चीजें अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। और रैशनैलिटी होने का मतलब क्या है, हर चीज कैलकुलेटेड वे में। तो वहां पे जो है बिहेवियर को अच्छे से हम स्टडी नहीं कर पा रहे, हम इमोशंस को वहां पे स्टडी नहीं कर पाते हैं जब रैशनैलिटी आ जाती है। एंड इन्फॉर्मेशन इज फ्री, तो जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो रही थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आरसी के जो हम सॉल्व करते हैं। तो आप भी अगर सेम यही तरीका यूज करोगे आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ आएंगी। एंड जब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको दिखाई देंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उनके आंसर आने ही चाहिए, मतलब बहुत बेसिक टॉपिक के बारे में पूछा गया है, जैसे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, तो जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये पैसेज की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ब खुद होगा। तो सी का सेकंड बनाओ, आपके पास जो है 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है इनको बहुत ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको एक और आरसी जो है ये होमवर्क के लिए देके जा रही हूँ। ये आरसी डेटा बेस्ड है, यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड है, प्राइवेट कैपिटल है ना, और किस तरीके से एंटरप्राइजेस जो है वो नए बिजनेसेस जो है इनोवेटिव बिजनेस ला रहे हैं, मॉडल्स लेके आ रहे हैं, है ना। और उससे रिलेटेड हमारे पास जो है फाइनेंस से रिलेटेड ये थोड़ा सा जो है पैसेज है, इसको अच्छे से कवर करिएगा। एंड इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ के, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया है वैसे ट्राई करना। टाइम आपका 10 मिनट लगेगा, हद से हद 12 मिनट लगेंगे, एंड आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो बिल्कुल जेआरएफ दूर नहीं है। वो 15 क्वेश्चन और 30 नंबर बहुत हेल्प करेंगे आपको और बच्चों से बहुत आगे जाने में। तो सिंसियरिटी के साथ चीजों को पढ़ते चलो, समझते चलो एंड अपनी तैयारी करते चलो। तो यही तरीके से आपको हमेशा से मैंने आरसी सिखाया है और ऐसे ही मैं सिखाती हूँ। आप सभी जो है आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता ही है कि आपके लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, जेआरएफ एप्लीकेशन पे आओ, मॉक टेस्ट लगाओ, हर वीक काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके सिलेक्शन में कभी कोई कमी ना होने दे। क्वालिटी कंटेंट, बेटर कंटेंट, हमेशा कुछ नया यूनिक आपके लिए हम लाते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यस, अच्छे से अपनी जो है तैयारी करिए एंड बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़िए। एंड जो थीम के साथ इस चैनल पे आपके लिए क्लासेस आ रही हैं, यूनिट नंबर 4 हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी थीम को अच्छे से फॉलो करते हुए टॉपिक को कवर करते रहिए, क्योंकि इससे बेहतर और बेस्ट वे में मैं गारंटी कर सकती हूँ आपको यूट्यूब पे किसी प्लेटफॉर्म पे एक सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं मिल सकती, है ना। बहुत मेहनत करके चीजें सिंक्रनाइज की हैं, टॉपिक्स, चुनिंदा टॉपिक्स, बहुत इफेक्टिव इम्पैक्टफुल टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं, सो दैट आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको। और सिर्फ जो लाइव क्लास हो रही है वो नहीं, जो ऑलरेडी कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, ठीक है। और अगर आप पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने लास्ट के 2 महीने में जितने हद से हद क्वेश्चन सॉल्व किए ना, मुझे लगता अगर मैं वो ना करती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अटमोस्ट। तो आपके लिए इसी सोच के साथ एमसीक्यू बैच आपके लिए हम लेके आए हैं, जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके लिए होने वाला है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए यहाँ पे हो रही है। थैंक यू सो मच।